हम हैं नया IBN 7 हौसला है। बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान की टैगलाइन सशक्त भाजपा सशक्त भारत रखी गई है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी कार्यालय में विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। सशक्त भाजपा सशक्त भारत की टैगलाइन के साथ देश भर में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। पार्टी का दावा है कि अपने इस अभियान में वो सदस्यों को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़ने की एक मुहिम चला रहे हैं और एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। इसके तहत टोल फ्री नंबर पर फोन करने पर सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। इस अभियान की शुरुआत आज शाम 4:30 बजे बीजेपी के दफ्तर में होगी। पार्टी का दावा है कि इस अभियान में वो सदस्यता को लेकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। वो टोल फ्री नंबर डायल करते ही अपने आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे और आप पर SMS आ जाएगा कि आपका सदस्यता नंबर फलाना फलाना। खास बात यह है कि इस बार पार्टी के सभी मौजूदा सदस्यों की सदस्यता का नवीनीकरण होगा और प्रधानमंत्री मोदी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराने वाले पहले सदस्य होंगे। इसके बाद अमित शाह खुद को पार्टी का दूसरा सदस्य बनाएंगे। ये अभियान 1 नवंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2015 तक चलेगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। उसके अलावा पटना से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले संबित, आप ही के पास आना चाहूंगा। सशक्त भाजपा सशक्त भारत, साथ आए देश बनाए, आपने ये बैच भी लगाया आज। आपसे मैं जानना चाहूंगा, सदस्यता अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बढ़े, उसके लिए पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से पहले जो हमारी पारंपरिक तरीका होता था वो होता था कि रिसिप्ट कटता था और रिसिप्ट में हम मेंबर बनते थे। उसमें 1-to-1 कनेक्टिविटी, किसी को रिसिप्ट लेके जाना पड़ता था। मगर जैसे मोदी जी ने हमेशा कहा है कि एक डिजिटल इंडिया को बनाने की आवश्यकता है और बहुत सुविधाजनक तरीके से हिंदुस्तान में लोग भाजपा के साथ जुड़ सके, क्योंकि जैसा मैंडेट हमने देखा है, लोकसभा में भी देखा, विधानसभा के चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि लोग जुड़ना चाहते हैं भाजपा के साथ और बहुत प्यार भाजपा के साथ बढ़ा है उनका। तो इसलिए एक बहुत ही डिजिटल तरीके से मोबाइल के माध्यम से एक नंबर रहेगा। उस नंबर में आप अगर मिस्ड कॉल देंगे तो उस नंबर से आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें एक और नंबर आएगा। उस नंबर को जब आप मैसेज भेजेंगे तो वहां से आपको प्रत्युत्तर आएगा जिसमें आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और आप अपने घर के बाकी सदस्यों को भी और रिलेटिव्स को भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस पे मिस्ड कॉल देकर भाजपा के मेंबर बन सकते हैं। इस प्रकार का पूरा ये कवायद चलने वाला है। जी प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये कवायद तो समझाई है संबित ने किस तरीके से ये चलेगी और किस तरीके से लोगों को साथ जोड़ने की एक कोशिश हो रही है। और यहाँ पर ये भी समझाते हुए अमित शाह चलते हैं कि संगठन को हमें बढ़ाना है, चुनाव कहीं से भी टारगेट नहीं, संगठन को बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल धमक बढ़ाने की भी एक कोशिश है भाजपा की। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी इस समय जो है पूरी तरह से एक्सपेंशन मोड में है कि जितना भी सामाजिक विस्तार हो सके और जितना भौगोलिक विस्तार हो सके पार्टी का उतना किया जाए। उसका लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री बार बार अपनी सभाओं में, भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। मेरी समझ से उसका मतलब यह है कि जो एक समय कांग्रेस की स्थिति थी आज से 30-35-40 साल पहले, वो बीजेपी की बने। हाँ। कि ऑल इंडिया पार्टी हो, हर राज्य में उसकी अच्छी प्रेजेंस हो, सत्ता में नहीं हो तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कम से कम हो, और केंद्र ही नहीं राज्यों में भी उसकी सरकारें बने। अभी तक जो कहा जाता था कि वो दरअसल नेशनल रीजनल पार्टी है। हाँ। नेशनल पार्टी का उसकी मान्यता तो मिली हुई है। हाँ। लेकिन देश के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां उसके संगठन की कोई खास क्षमता है नहीं, तो उसको विस्तार देने की कोशिश अब लगातार हो रही है संगठन के विस्तार के जरिए। नवल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 10 करोड़ का टारगेट जो है बीजेपी ने रखा है, यानी चीन को पीछे छोड़ने की एक तरह से कवायद है। 8 करोड़ वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश रहेगी बीजेपी की। तो 17 साल पुराना आपका भी रिश्ता रहा है बीजेपी के साथ। अब जिस तरह से बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, उसका कैसे जो है वो आपकी पार्टी मुकाबला करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं बीजेपी को इस बात के लिए शुभकामना दे दूं। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी मेंबरशिप ड्राइव चलाती है। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाए। हाँ, मुझे चिंता इस बात की है
कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त देश की जनता से जो वायदे किए थे, जब वह मेंबरशिप अभियान लेकर जनता के बीच जाएगी तो उन सवालों पर जनता को क्या जवाब देगी। चाहे वह काला धन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या और भी जो वायदे देश की जनता से किए थे, उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता क्या जवाब देंगे। दूसरा कंसर्न मेरा यह है कि युवा वर्ग जिसको बीजेपी शुरू से ही टारगेट करते आ रही है, अब जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि साल भर तक नई नौकरियां नहीं लगेंगी, तो फिर देश के युवा मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेतागण क्या जवाब देंगे। वो सोचेंगे, हालांकि वो सोचने की कला में पारंगत है, और फिर कोई ना कोई नया तजुर्बा, नया नुस्खा निकालकर पेश कर देंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मेंबरशिप एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहती है। भारतीय जनता पार्टी अभी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो यूफोरिया क्रिएट हुआ है, उस यूफोरिया का फायदा उठाना चाहती है। और चौथा बिंदु यह है, संबित जिस तरफ नवल इशारा कर रहे हैं, 5.5 महीने की जो उपलब्धियां हैं, क्या वो काफी है? कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं नवल जी। देखिए, ये जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। हमने मेंबरशिप ड्राइव आरंभ किया, हमने हाल फिलहाल में ही, अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से रिजल्ट हरियाणा और महाराष्ट्र में आया है और जिस प्रकार अप्रत्याशित वहां हमने मत प्रतिशत हासिल किया है, तो स्वाभाविक रूप से नवल जी मित्र हैं हमारे, वो कहने का उनका एंटाइटलमेंट है, जरूर कहें, मगर जनता ने कुछ और कहा है। जनता ने कहा है, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, तभी हम हरियाणा में, जहां हमें 4 सीट मिली हुई थी, आज वहां हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। जहां पिछली बार महाराष्ट्र में 14% भी मत नहीं मिला था, वहां 26% मत लेके आए हैं। तो जनता तो दिन दुनी रात चौगुनी मोदी जी के स्वप्न को विश्वास भी कर रही है और उसके साथ कदम से कदम मिला के एक नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए भाजपा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। नवल जी मित्र है, यह भी कह रहे थे कि मोदी जी सोचने में पारंगत है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री सोच तो रहे हैं, इससे पहले 10 वर्ष प्रधानमंत्री सोच ही नहीं रहे थे, केवल 10 जनपद के बारे में सोच रहे थे। और हमारे नीतीश जी तो सोचते ही हैं, तो किसको डुबोना है उसके बारे में सोचते हैं। उससे अच्छा है, देश की चिंता कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, तो बुराई क्या है? नवल जी, बुराई क्या है इसमें? अगर लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं, सबको साथ मिलाकर चलना है और संगठन को बढ़ाने की बात हो रही है, मुझे लगता है ये तो हर पार्टी करती है। आपने खुद कहा कि एक बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है, और अगर पार्टी इसको इस तरीके से कर रही है और हाईटेक तरीके से कर रही है, तो उसमें गलत तो कुछ नहीं होना चाहिए। जी देखिए, गलत नहीं है। मेरा कंसर्न यह है कि अपने गठन से लेकर आज तक अखिल भारतीय स्तर पर शासक वर्ग के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो पैन इंडिया के स्तर पर अपने को फैलाने की, अपने को लेकिन जनता ने तो स्वीकृति दे दी ना नवल जी, ये तो जनता का मैंडेट है, आपने देखा। मैं आपके माध्यम से संबित पात्रा जी से मैं आपके माध्यम से संबित पात्रा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब से आपकी सरकार का गठन हुआ है, आप कोई एक उपलब्धि बताएं जिस पर आपको गर्व हो और जिसे लेकर आप जनता के बीच जाएं। ठीक है, चलिए रुकिए, उसी का जवाब पहले ले लेते हैं संबित। कि हाँ, हमारी एकमात्र उपलब्धि, ठोस उपलब्धि है। देखिए, मैंने अभी आपको उत्तर दिया था। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र में अगर सबसे बुद्धिमान कोई खंबा है तो वो जनता का मत है, जनता की बुद्धि है, उससे महत्वपूर्ण कोई भी मुद्दा नहीं है। और मैंने कहा 10 दिन पहले ही इसी जनता ने महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस प्रकार का मत दिया है, यही दिखाता है कि जनता मोदी जी के स्वप्न पे विश्वास करती है। और जो मोदी जी ने विगत 5 महीनों में किया है, जनता मानती है कि वो सही दिशा में उचित कदम उठा रही है। पर संबित, ये फर्स्ट राउंड है, यानी ये पहला राउंड है। लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसमें शानदार बीजेपी ने जीत हासिल की, फिर ये 2 राज्य आपने गिना दिए, महाराष्ट्र और हरियाणा, लेकिन ये फर्स्ट राउंड है। उसके बाद जब दूसरा, यानी सपनों को हकीकत में बदलने का काम आएगा, जब जो सोचने की बात मोदी जी करते हैं उसको हकीकत में डालने का वो आएगा, तो तब बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा और कठिन परीक्षा। मैं तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में विश्वास ही नहीं रखता। मुझे लगता है सुशासन एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और पूत के पांव पालने में दिखते हैं, 5 महीनों में ही ये पूत है या कुपूत है ये दिख चुका है। और ये सुपूत है मोदी जी, ये भी प्रूव हो चुका है। आप डीजल के प्राइसेस को लीजिए, डी रेगुलेशन कब होगा, कब होगा? वो तो अंतरराष्ट्रीय प्राइसेस कम हो रहे हैं। डी रेगुलेशन करेंगे कि नहीं, यही प्रश्न कम से कम 50 बार दिन में हमसे पूछा जाता था। जब हमने डी रेगुलेट कर दिया तो एक बार भी नहीं पूछा जा रहा है। ये तो धन्यवाद भी नहीं कर रहे कि आपने डी रेगुलेट तो कर दिया। हर महीने 50 पैसा जो है डीजल में बढ़ जाता था, अब वो नहीं हो रहा है। 3 रुपए, 3.5 रुपए कमे थे, अब 2 रुपए भी कम हो गए। ऐतिहासिक रूप से जिस प्रकार का काम हो रहा है वो हम देख रहे हैं। प्रदीप जी, चिंतन में प्रदीप जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप एग्री करते हैं जो बात संबित कह रहे हैं? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी सरकार को जब जनता चुनकर भेजती है तो उसको एक समय देती है। चुना हुआ कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जनता के पास एक रजिस्टर होता है
जो बही खाता बनाती रहती है, वो धैर्य से इंतजार करती है चुनाव के दिन का और उस दिन अपना मत देती है। देखिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं और मतलब देश में सभी लोग मानते हैं कि इस समय देश का सबसे बड़ा कोई एसेट है तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन जो वोट मिला है, जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्होंने बहुत सी बातों पर वोट दिया होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा उनके लिए है वो रोजगार का है। तो वो रोजगार अगर नहीं मिला, उस पर अगर ये सरकार खरी नहीं उतरी, तो ये डेमोग्राफी सरकार के और समाज दोनों के विरुद्ध जा सकती है जी। क्योंकि बेरोजगारी से बड़ा जो है कोई संकट नहीं होगा। 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने एक जॉबलेस ग्रोथ देश को दी जी। उसी से लोग उबे हुए थे। नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिलेगी तो उससे जुड़े हुए तमाम सामाजिक समस्याएं होती हैं। तो रोजगार के मुद्दे पर इस सरकार की परफॉर्मेंस कैसी होती है, इस पर निर्भर करेगा कि उसको आगे किस तरह का जनसमर्थन मिलेगा। ठीक है, चल। तो बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान की टैगलाइन सशक्त भारत रखी गई है। सशक्त भाजपा सशक्त भारत रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी कार्यालय में विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। सशक्त भाजपा सशक्त भारत की टैगलाइन के साथ देश भर में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यहां संबित मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बीजेपी की शहरी इलाकों में तो अच्छी पकड़ है, लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं उनमें पकड़ मजबूत हो, वहां तक पहुंचे बीजेपी, उसके लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, हरियाणा का चुनाव के लिए मीडिया के संदर्भ से मैं गया था हरियाणा, तो वहां आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जो टैगलाइन था, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही दा खाना, ऐसे करके मतलब पूरा गांव का है हरियाणा। देखिए और जिस प्रकार से हरियाणा के गांव से उभर के भाजपा आई है, तो अब ये कह देना कि भाजपा शहरी लोगों का पार्टी है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अब गांव गांव तक भाजपा पहुंच चुकी है। 282 सीट लेके आना, अर्थात गांव, शहर, पहाड़, जमीन सभी के लोगों का इसमें साथ। हरियाणा का जिक्र, बार-बार हरियाणा का जिक्र जो होता है ना, क्योंकि अभी देखिए लोगों को एग्जाम्पल बिल्कुल हाल फिलहाल का रहता है याद। तो अभी आपने गांव की जिक्र की और हरियाणा एक ग्रामीण परिवेश है, कैसे हरियाली और गांव ये हरियाणा दर्शाता है। तो हरियाणा में जो पकड़ हमने बनाया है, ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मैसेज भेजता है कि गांव में भी भाजपा ने पकड़ बनाई हुई है। तो सदस्यता अभियान जो है ये गांव के लिए भी है, ये शहर के लिए भी है। और आप तो जानते हैं कि डिजिटल इंडिया में गांव गांव तक मोबाइल पहुंचा हुआ है, मोबाइल सबके पास है आजकल। ठीक है प्रदीप जी, शुल्क नहीं लिया जा रहा। अमूमन अक्सर देखा गया जब भी इस तरह का कैंपेन चलता है, जब सदस्यता अभियान चलाया जाता है, पहले के तरीके को पूरी तरह से उलट कर दिया, हाईटेक तरीके से इस अभियान की शुरुआत की गई है और उसमें शुल्क भी नहीं। बस आप एक मिस्ड कॉल दीजिए और उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जिसके बाद आप सदस्य बन सकते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें और प्रोसेस होगा, क्योंकि ये जो अभी कहा गया, डॉक्टर पात्रा ने भी बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो आप एक सदस्य के रूप में रजिस्टर हो गए, लेकिन सदस्यता आपको कब मिलेगी, इसका शायद अगला प्रोसीजर होगा, अगला स्टेप होगा। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जब से भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा तरीका बदल दिया है। बाकी पार्टियों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और जिस तरह से इवेंट मैनेज होते हैं, आजकल जिस तरह से पूरे के पूरे इवेंट क्रिएट किया जाता है, और हमारे आपके जीवन में टेक्नोलॉजी का इतना दखल बढ़ गया है, उसके बिना जीवन की कल्पना करना शायद मुश्किल है। उसका वो अधिकतम लाभ उठा रहे हैं, जो बाकी पार्टियों ने इग्नोर किया। दूसरा, जो एस्पिरेशनल क्लास है, युवा है, वो क्या चाहता है, इसको नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले समझ लिया था और उसमें वहां टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से रूल करती है। और शायद इसीलिए ये रास्ता चुना है कि टेक्नोलॉजी युवा वर्ग और सबको एक साथ जोड़ती है और युवाओं को साथ लाने के लिए शायद इसीलिए ये रास्ता चुना गया। चलिए चाय बेची है, इसका गर्व है, लेकिन अपने देश बेचने का काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव में अपने बूते हासिल किया बहुमत, विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक मिल रही कामयाबी, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जीत के घोड़े पर सवार भारतीय जनता पार्टी के हौसले आसमान पर है। अब अमित शाह का अभियान ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने का है। पार्टी अब शुरू कर रही है एक विशेष सदस्यता अभियान। इस अभियान के तहत पार्टी देश भर में दुगनी रफ्तार से बढ़ाएगी
सदस्यों की तादाद। अभी हमारे जो सदस्य है इससे 4 गुना सदस्य हर प्रांत ने अमूलन बनाने हैं, 4 गुना सदस्य बनाने। तो इसके हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम आप लोगों ने 2 करोड़ सदस्य बनाने पड़ेंगे। इस बार सदस्यता के लिए हर माध्यम का इस्तेमाल करेगी बीजेपी। ऑनलाइन, मोबाइल और टोल फ्री नंबर। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कराएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को। इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 5 बजे पार्टी हेडक्वार्टर्स 11 अशोका रोड में आकर आदरणीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय मोदी जी को सदस्य बनाएंगे और आदरणीय मोदी जी अमित शाह जी को सदस्य बना करके इसका श्री गणेश करेंगे। इस अभियान के तहत ये सदस्यता 2020-21 तक जारी रहेगी। बीजेपी के देश भर में 3.25 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी को उम्मीद है इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बीजेपी के पास होंगे 10 करोड़ सदस्य। बीजेपी बन जाएगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। तभी तो पार्टी ने बुलंद हौसले के साथ इस अभियान को नारा दिया है, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मेरे साथ हैं पंकज, मेरे सहयोगी। तो बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान की टैगलाइन सशक्त भाजपा, सशक्त भारत रखी गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी कार्यालय में अब से कुछ देर बाद विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बाकायदा सशक्त भाजपा, सशक्त भारत की टैगलाइन के साथ देश भर में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। पार्टी का दावा है कि अपने इस अभियान में वो सदस्यों को लेकर सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम करेंगे चर्चा इसी पर। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से, प्रदीप सिंह हैं हमारे साथ ही साथ नवल शर्मा जी जेडीयू की तरफ से हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी जुड़ने वाले हैं। बड़ा अभियान जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, संबित पात्रा, और साथ ही साथ इसमें अमित शाह ये भी बाकायदा कहते हैं कि वो इलाके, वो जातियां जहां तक बीजेपी की पकड़ नहीं है, वो बूथ, वहां तक भी आप जाएंगे और सदस्य बनाएंगे। किस तरीके से मुमकिन होगा, सबसे पहले दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग 2-3 लाइन में मैं समझा देता हूं। एक 10 डिजिट का टोल फ्री नंबर होगा, उस पर आज जैसे प्रधानमंत्री भी पहला फोन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जब हम उस पर एक मिस्ड कॉल देंगे, क्योंकि वो टोल फ्री मिस्ड कॉल नंबर है, तो उस नंबर से आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें एक दूसरा फोन नंबर भी लिखा होगा कि आप इस नंबर पे मैसेज भेजिए। जब आप दूसरे फोन नंबर पर मैसेज भेजेंगे तो उसके पश्चात आपको एक मैसेज आएगा कि आप बधाई के पात्र हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस प्रकार से बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से और एक डिजिटल तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। मगर बड़ा विषय यह है कि आप देखिए, ये मेंबरशिप ड्राइव महत्वपूर्ण क्यों है। आज हिंदुस्तान में आज के दिन 2 बड़ा डिबेट चल रहा है। सुबह हमने देखा किस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने एक प्रश्न उठाया कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बन सकता है। सोनिया जी का जाने का वक्त आ चुका है और राहुल जी कमान संभाले। जहां कांग्रेस में इस प्रकार की लड़ाई चल रही है कि कौन आखिरकार कमान संभाले जिससे कि पार्टी की साख बच सके, वहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को जोड़ने का प्रक्रिया आरंभ कर दिया है कि लोग हमारे सब। हमने संबित कोशिश की थी कि कांग्रेस का कोई नेता इस डिबेट में आए, लेकिन वो उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनके घर में तो प्रॉब्लम चल रही है ना कि वो राहुल जी को बढ़ाना है कि सोनिया जी को हटाना है कि छुट्टी में 2 साल जाएं दोनों या क्या हो। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों को छुट्टी में जाना चाहिए। अभी आज चल रहा है बड़े जोर शोर से कि उनको सबैटिकल लेके सोनिया जी और राहुल जी को 2 साल के छुट्टी में जाना चाहिए। खैर, ये उनके घर का विषय है। कहने का मेरा सिर्फ सारांश इतना ही था कि जहां तथाकथित रूप से देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे, देश को उन्होंने बड़ा धक्का पहुंचाया है, वहीं भागीदारी, जनता की भागीदारी के साथ देश में विकास कैसा हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राकेश सिन्हा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, यानी सिर्फ देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनना चाहती है बीजेपी। क्या वो जो मोदी मैजिक है जो हम देख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चलिए देखा, तो क्या उसी के सहारे ये जो पूरा एक तरह से सदस्य अभियान शुरू हुआ है वो चलेगा? देखिए, बात तो है कि दिसंबर जब लोकसभा का चुनाव हुआ
उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की संख्या में लगातार सभी राज्यों में वृद्धि हो रही है, खास करके तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ऐसे प्रांतों में। लेकिन जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस देश में दो प्रकार की विचारधारा पिछले 60 साल से वैकल्पिक रूप से एक दूसरे को कंटेस्ट कर रही थी, एक दूसरे से के प्रतिद्वंदिता में थी। एक विचारधारा जिसको संघ परिवार नेतृत्व कर रहा है, दूसरा जो कांग्रेस और बाकी दलें कर रही थी। तो विचार जो है वो संगठन की सीमाओं से आगे दौड़ता है। विचारों जैसे होता है लाइट और साउंड में कि वेव में किसकी स्पीड अधिक है, यहाँ विचार का वेव ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में अधिक होती है। उसको कैसे कैच किया जाए, ऐसे तमाम लोग हैं जो अलग अलग जगह बैठे हुए हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं, इस विचारधारा के प्रति अपनी स्वीकृति रखते हैं, वहां संगठन नहीं पहुंच पाता है। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ बांधना और संगठन को जमीन के पर मजबूत करना, ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती रही है। और इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी के अवसर में बदल रही है जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी की एक अपनी लोकप्रियता है, एक गुड गवर्नेंस की बात है। तो आज पार्टी भारत में एक नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरने की स्थिति में आई है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यह पार्टी आधुनिकता के जो भी संदर्भ बिंदु हैं और तकनीकी के जो उपयोगी साधन हैं, उन दोनों का उपयोग पार्टी बड़े सहज तरीके से कर रही है, स्वाभाविक तरीके से कर रही है। जो कि जो नया जनरेशन है उसको राजनीति जो डीपॉलिटिसाइज्ड हो रही थी, जिसका अराजनीतिकरण हो रहा था इस नव उदारवाद में, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की विचारधारा को क्रेडिट जाता है, नरेंद्र मोदी को एक राकेश में टाइमिंग की बात कर रहा था। राजनीतिक होती जी, तब मैं एक इसको पूरा कर लूं कि ये बहुत जरूरी क्यों है कि जो लोग जब पीढ़ी दर पीढ़ी अराजनीतिक हो जाती है, डीपॉलिटिसाइज हो जाता है, वहां डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस जनरेशन को डीपॉलिटिसाइज होने से बचा लिया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आज गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन संदर्भों को बदल दिया जिन संदर्भों के कारण राजनीति से लोग नफरत करने लगे थे, राजनीति से दूरी बनाने रहे थे। इसलिए आज जो समय है वह समय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में मजबूत थी वहां पार्टी उभर कर सामने आई है, सबको दिखाई पड़ रहा है। आज पार्टी के सामने चुनौती है जिन राज्यों में, खास करके दक्षिण के राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन और विचारधारा नेतृत्व को ले जाए। यह भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती और अवसर दोनों है। जी राकेश जी, प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर राकेश जी ने उठाया कि वो इलाके, क्योंकि अभियान की शुरुआत अगर हो रही है, आप उसको 4 गुना ज्यादा सदस्य बनाना चाहते हैं, पार्टी में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मकसद यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ उन इलाकों में अपनी पकड़ बनाना भी होगा जहां पर बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, मसलन जैसे कि दक्षिण का, जिस तरीके से राकेश जी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन इस मकसद में कहीं कामयाबी मिलेगी, और अगर हाँ तो वक्त कितना लगेगा ऐसे में, जबकि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा ज्यादा है? नहीं, आपकी बात ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, लेकिन एक चीज आप ये भी देखिए कि जब एक तरह का लोकप्रियता का ज्वार आता है तो उसमें अचानक कोई भी किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। और बीजेपी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूंगा। अयोध्या आंदोलन के समय बीजेपी एक तरह से उससे पहले हाशिए की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, अचानक बढ़ गई, लेकिन संगठन उसी गति से नहीं बढ़ा। उसका नतीजा ये हुआ, मतलब जैसे बाढ़ के पानी के साथ होता है, बाढ़ का पानी आया तो वाटर लेवल भी ऊपर हो जाता है, पानी भी बहुत होता है, जब बाढ़ का पानी गया तो सब कुछ चला गया। तो उसी तरह से बीजेपी वहां फिर से चौथे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो इसलिए ये सदस्यता अभियान और ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा ये भी समझा दीजिए प्रदीप जी कि यूपीए सरकार से त्रस्त थी जनता, या फिर मोदी ने बहुत सारी संभावनाएं जगाई थी, उनसे बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही थी, मतलब ये अगर आप समझा पाए। देखिए, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी क्षेत्र की, जाति की, उसको तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने, और उसको तोड़ने में कामयाबी उनको दिलवाई इस देश के युवा वर्ग ने। 65% आबादी अगर 35 साल से नीचे की है तो उसके लिए रोजगार का सवाल सबसे बड़ा है। उसके अंदर एक उम्मीद जगाई कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, हम आपको रोजगार दिलाएंगे। हम कैसे दिलाएंगे? 12 साल का जो उनका अनुभव गुजरात का था, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, जो दावा करते हैं उतना नहीं किया, कम किया, ज्यादा किया, लेकिन लोगों को एक भरोसा था कि उन्होंने कुछ किया है और कर सकते हैं। इस उम्मीद पर लोगों ने वोट दिया। आप आज देखिए कि
वो चाहे आदिवासी युवक हों, चाहे दलित युवक हों, किसी जाति के हों, उन सब में बीजेपी का समर्थन बढ़ा है। जाति से अलग होकर लोगों ने लोकसभा में वोट दिया और अभी 2 राज्यों में भी हमने देखा वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब बारी है बीजेपी की और उसकी सरकार की उसको डिलीवर करने की। ठीक है, जो उम्मीद जगाई है उसके अनुरूप आपको अपना काम करके दिखाना होगा। नवल शर्मा जी जेडीयू से हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं संबित आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, युवा आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 2 दिन पहले ये कहा गया अब बेरोजगारी को दूर करना है, लेकिन 2 दिन पहले ये ऐलान किया जाता है कि केंद्र में युवाओं को फिलहाल भर्तियां नहीं होंगी, 1 साल का जो टाइम दिया गया है। तो ऐसे में क्योंकि युवा वर्ग तो चाहता है बेरोजगारी हटे और उन्हें नौकरियां मिले, तो किस तरीके से वहां सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि नाराजगी रही होगी वहां पर भी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। स्पेसिफिकली अगर बेरोजगारी के विषय में, एम्प्लॉयमेंट के विषय में बात की जाए तो मैं याद दिलाऊं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए जितना बहुत कम समय में मोदी सरकार ने किया है उतना शायद ही कभी हुआ हो। इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से हिंदुस्तान में लाना है, लेबर रिफॉर्म को किस तरह अंजाम देना है, चाहे वो इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात हो, चाहे प्रोविडेंट फंड को मैनेज करने की बात हो, जनधन योजना के माध्यम से घर घर तक कैसे सहूलियत पहुंचाना है, इन सब विषयों पे काम हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये नतीजे जो इनके आते हैं, ये कोई 3-4 दिन में नतीजे नहीं आते हैं, रिवाइव होते होते रिवाइव जरूर होता है और एम्प्लॉयमेंट होगा। मगर महत्वपूर्ण विषय यहाँ एक बिंदु में ये रखना चाहता था, हम जो कहते हैं कि मोदी जी क्या कर देंगे उसके लिए ही लोग, वो तो है कि मोदी जी भविष्य में किस प्रकार सुधारेंगे छवि, उसके लिए लोग उनको देख रहे हैं और लोग समर्थन दे रहे हैं। वो कैसे हैं उसके लिए भी समर्थन आ रहा है। एक छवि ऐसा जो बेदाग हो, एक छवि ऐसा जो सशक्त हो, एक छवि ऐसा जो बढ़ाता हो देश को आगे डेवलपमेंट के तर्ज पे, तो स्वाभाविक रूप से उसके आधार पे भी लोग जुड़ रहे हैं, खाली इसलिए नहीं कि भविष्य में क्या कर देंगे। नवल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो टाइमिंग की बात मैं संबित से भी कर रहा था, प्रदीप जी से भी कर रहा था, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये सब कुछ चूंकि मोदी मैजिक चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन से लेके महाराष्ट्र में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा किस कदर से काडर तक नहीं था, और जो उपलब्धि हरियाणा में हासिल हुई बीजेपी को। देखिए, पहले तो मैं आपसे यह शिकायत करना चाहूंगा कि आप मुझे बोलने का बराबर मौका नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अब आपको खैर, मैं बेहतर श्रोता भी हूं, मैं अच्छे से सुन रहा था सबकी बातों को। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। नाराज मत होइए नवल जी, आपको 2 मिनट दिया, बोलिए आराम से। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनाव परिणाम आए हैं वह बीजेपी सरकार के प्रदर्शन का नतीजा नहीं है, वह सरकार के प्रदर्शन का इनाम मैं नहीं मानता हूं कम से कम। दूसरी बात कि अभी संबित पात्रा जी लेबर रिफॉर्म की बात कर रहे थे, श्रमेव जयते के नाम पर जिस तरह भारत में मजदूरों की जीविका पर बीजेपी की नीतियों के द्वारा आघात किया जा रहा है, अगर आप बीजेपी सरकार के लेबर रिफॉर्म को पढ़ें तो जिस तरह सेल्फ सर्टिफिकेशन के नाम पर मजदूरों को पूरी तरह पूंजीपतियों के हवाले छोड़ दिया गया है। हाल में वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में एक कानून पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि जिन कारखानों में 300 तक मजदूर काम करेंगे वहां मजदूरों को फायर करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस तरह लेबर रिफॉर्म के नाम पर पूंजीपतियों को, मजदूरों को पूंजीपतियों के आगे चारा बनाकर परोसा जा रहा है गुजरात के मोदी जी के द्वारा, उस गुजरात के मोदी जी के द्वारा गुजरात में जहां भारत में सबसे ज्यादा लेबर कोर्ट इनएक्टिव है, जहां मजदूरों के अधिकार की कोई अवधारणा ही नहीं है, और गुजरात के उसी नॉर्म को पूरे भारत स्तर पर व्यवहार में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरी बात, संबित पात्रा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अगर आप मुझे थोड़ा समय देते तो मैं बड़ी प्रामाणिकता से और बड़ी विश्वसनीयता से भारतीय जनता पार्टी के ढोंगी आचरण का पर्दाफाश कर पाता। ये युवा वर्ग की बात कर रहे थे, साल भर तक तो ऐसे ही युवा वर्ग को ठगते रह जाएंगे, साल भर तक देश के युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जिस युवा वर्ग की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी बैतरणी पास की थी, आज उसी युवा वर्ग को इन लोगों ने ठेंगा दिखा दिया और सीधे बता दिया कि भाई साल भर तक आप घर में बैठकर इंतजार करें, साल भर तक आपकी कोई नौकरी नहीं लगेगी। चलिए अब जवाब ले लेते नवल जी, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, हमने 2 मिनट का वक्त आपको बिल्कुल दिया। सरकार में अपनाई जा रही है, जी अब जवाब ले लेते हैं। तेजी से प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अगर इन सारे मसलों पर आप गौर करेंगे तो एक ऐसी नीति को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमल में लाया जा रहा है। चलिए हमने आपकी बात समझ ली। केवल और केवल नवल जी, गुजरात को थोपा जा रहा है, गुजरात को थोपा जा रहा है, ये इनका आक्षेप था, आरोप। नहीं, देखिए मैं नवल जी को बहुत मानता हूं और मैं सुनने को तैयार हूं।
अभी उनको बोलने की आवश्यकता है, 2 सीट है उनके पास, आपने केवल 2 मिनट दिया, उनको ज्यादा दीजिए, 20 मिनट देंगे तब उनका विस्तार होगा। हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कर रहे हैं जमीन पे। अभी 282 मिली है और लाएंगे और बढ़ाएंगे। देखिए क्यों 282 मिला, उनको क्यों 2 मिला, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। उन्होंने नहीं किया, उन्हें नहीं मिला, हमने किया, हमें मिला। इस पे मैं बहुत सारी बातें कहूं, पोथी लिखूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। निरंतर हमको मिलके, नवल भाई को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको मिलके विकास के पथ पे एक होकर चलना पड़ेगा, ऐसे लड़ने से नहीं चलेगा। इकट्ठे काम किया है आप लोगों ने, 17 वर्ष हम साथ रहे हैं, मगर देखिए तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं तो सबका साथ सबका विकास कह रहा हूँ, तो इसीलिए वेलकम तो कर दिया जी नवल जी। मैं तो कह रहा हूं देश को मोदी जी ने हमेशा कहा है कि राजनीति से ऊपर उठ के बड़े विजन के साथ काम करना होगा। नवल जी, बड़े विजन के साथ आप आना चाहेंगे? संबित तो कह रहे हैं आप आइए, सबका साथ सबका विकास, सब मिलके काम करते हैं। मुस्कुराइए, हमारे रगों में तो समाजवादी खून बह रहा है, इसलिए संबित पात्रा जी को मेरी ओर से निमंत्रण है कि वो आए और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करें हमारे साथ। खैर, मैं दूसरी बात बता रहा था, संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, अभी प्रदीप जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं इनका काफी सम्मान करता हूं। प्रदीप जी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी विचारधारा से ऊपर उठकर विकास को मूल मंत्र बनाया। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की पूरी रणनीति का अध्ययन करेंगे तो लगता है कि जातिवाद और विकास का जितना खूबसूरत तालमेल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने किया, वैसा किसी और ने नहीं किया। तो आपके लिए विकास केवल जनता को भरमाने वाला एक शब्द है, हमारे लिए विकास जीवन शैली है, हमारे लिए विकास हमारी नीति का एक हिस्सा है। चलिए प्रदीप जी, अगर विकास की अवधारणा के प्रति आप में थोड़ी सी भी ईमानदार प्रतिबद्धता होती, तो आज बिहार जैसा गरीब राज्य विशेष दर्जे की प्राप्ति के लिए इतना छटपटाता नहीं। नवल जी, जो बातें आप कह रहे हैं उनके पॉइंट्स जो है वो संबित लिख रहे हैं, आपको जवाब वो देंगे। प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक थोड़ा सा अलग से हटके पूछना। नवजोत ने जिक्र किया था साउथ का, मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कमल खिले, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं, कितनी मुश्किल डगर है बीजेपी के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जहां उसका संगठन का आधार ना हो, वहां सत्ता में आना या आगे बढ़ना, विधानसभा या लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ाना, वो ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस समय आसान इसलिए है कि नरेंद्र मोदी पर लोगों का एक भरोसा है। जो लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला है उसका अभी असर खत्म नहीं हुआ है। तो वो असर जब तक है, जब तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, तब तक मतलब जब तक अच्छे दिन हैं बीजेपी उसका अधिकतम फायदा जैसे दिल्ली में हमने देखा छठ की छुट्टी डिक्लेयर हो गई और फिर उसके बाद सिखों के जो राइट्स में थे वो जो वहां पर वो राशि जो थी वो 5 लाख के करीब अनाउंस हो गई। तो क्या कहीं ना कहीं वो दिल्ली जो है ख्याल में रहता है, ये चूंकि पावर रहती है आपकी, केंद्र में सरकार है? नहीं, बिल्कुल होगा और होना चाहिए। दिल्ली में थोड़ा विचित्र स्थिति है, तीनों पार्टियों ने, पहले आम आदमी पार्टी ने गलती की, सरकार से छोड़कर भाग गए। कांग्रेस ने दूसरी गलती की कि उन्होंने कोई रिकमेंडेशन न मान के दिल्ली असेंबली भंग नहीं की। तीसरी गलती बीजेपी ने की कि आने के बाद अगर इन 2 राज्यों के साथ दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव करा लेते तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अब बीजेपी को तय करना है कि सरकार बनाकर चुनाव कराएंगे या चुनाव कराकर सरकार बनाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो विधानसभा की स्थिति है दिल्ली की, उसमें से इस विधानसभा से कोई स्थायी सरकार बनने की गुंजाइश बहुत कम है, जब तक कि बाकी 2 पार्टियों में से कोई एक टूटे नहीं, उसकी संभावना नजर आती नहीं। बीजेपी बार बार कहती है कि हम तोड़फोड़ करके सरकार बनाएंगे नहीं। अगर आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे और आपके पास संख्या नहीं है तो सरकार कैसे बनेगी? आप ये भी नहीं कह रहे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव में चलते हैं। तो ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो भ्रम की स्थिति है, वो अच्छी नहीं। इससे कोई बीजेपी के लिए के पक्ष में कोई माहौल नहीं बन रहा है, इससे बीजेपी को कोई फायदा होगा मुझे नहीं लगता। संबित, जवाब देना चाहेंगे इसका? नहीं, देखिए, ये तो पूरा सबजुडीज है मैटर। 11 नवंबर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, लेकिन आपने भी तो इतना लंबे समय तक उसको लटकाए रखा। हम तो संविधान से बाहर जाके नहीं कहेंगे कि हम सरकार बना लेंगे। राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो सपने जगाए हैं, जो उम्मीदें जगाई हैं, उनको हकीकत, उनको अमली जामा पहनाने की बारी अब आती है। क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, हम काले धन के मुद्दे को लें तो जब चुनाव के दौरान अभियान चल रहा था तो कहा जाता था कि 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी मिली है केंद्र सरकार को। देखिए, उस पर आने से पहले मैं जेडीयू के एक प्रवक्ता बोल रहे थे, उन पर एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं भी बिहार गया था
वहाँ एक नेशनल हाईवे 31 है, NH 31 है, जो गुवाहाटी तक जाती है। 35 किलोमीटर की यात्रा आप 4 घंटे में पूरा नहीं कर सकते हैं। बेगूसराय से लेकर खगड़िया तक 35 किलोमीटर की यात्रा है, वो नेशनल हाईवे है, गुवाहाटी तक जाती है। वहाँ आप 4 घंटे मिनिमम आपको चाहिए। तो जो समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद शब्द बहुत लुभावना है। क्या समाजवाद कर्म में लागू होता है या टीवी चैनल पर या डिस्कशन में ही समाजवाद को आप लागू करते रहेंगे? बिहार एक आपको मिला है, एक अवसर है, आप मॉडल स्टेट के रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? कब तक गरीबी और पुअर स्टेट के कोरोना रोते रहेंगे? वहां के संसाधनों का उपयोग हो, वहां की श्रम शक्ति का उपयोग हो। वहां की श्रम शक्ति बिहार से बाहर जा रही है, वहां की छात्र शक्ति वहां की संस्थाओं को छोड़कर बाहर पढ़ने जा रही है। बिहार का पैसा, बिहार का मानव शक्ति बाहर क्यों जा रहा है? यह प्रश्न मांझी साहब क्यों नहीं सोचते, नीतीश कुमार क्यों नहीं सोचते हैं, शरद यादव क्यों नहीं सोचते हैं? सवाल उठता है, सिर्फ आप नरेंद्र मोदी का विरोध करके आप समाजवाद को जिंदा नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है, यदि आप कर्म करते हैं और कर्म, तब आपके समाजवाद की परिभाषा भी लोगों को समझ में आएगी। मेरा एक और सवाल भी था। को पिछले 10 साल से, जी मैं आप सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए तो मुझे अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज सशक्त भाजपा सशक्त भारत यानी 7 आए देश बनाए, इस तरह के नारे के साथ जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत होने वाली है। और प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो सवाल मेरा ये था कि जो बीजेपी की मुहिम है एक तरह से, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब चूंकि बाकी जो जगहें हैं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, यानी हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो ये तो कहीं ना कहीं अभी कठिन डगर है। तो ऐसे में ये जो सदस्यता अभियान है, 10 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा है, वो इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की, आप केवल इसी को सदस्यता अभियान तक मत देखिए। अभी कल आप जो प्रोमो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है रेडियो पर, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय तो बना ही हुआ है, जिसको वीके सिंह को दिया गया है। वहां के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। मतलब सरकारी स्तर पर क्या कर सकते हैं, पार्टी के स्तर पर क्या कर सकते हैं, समाज के स्तर पर क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से कैसे बढ़ा सकते हैं, सदस्यता के स्तर पर कैसे विस्तार कर सकते हैं संगठन का, ये सब काम एक साथ हो रहे हैं, जो कभी आज से 30-40 साल पहले कांग्रेस किया करती थी, कि सबको जोड़ने के लिए एक अभियान चले, सब लोग उसमें जुटे। वो बीजेपी कर रही है कि किस कोई तरीका वो छोड़ नहीं रहा, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे पर्सनल कॉन्टैक्ट का मामला हो, हर तरीके से संगठन का विस्तार करने की जो योजना है, कितनी कामयाब होगी वो बात की बात है, लेकिन पहली बात तो प्रयास करने की होती है। जी। प्रयास निश्चित रूप से किया जा रहा है। ठीक है, राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, प्लानिंग बहुत बढ़िया है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा का भाव भी जाएगा और विरोधी स्वर भी बाकायदा साथ ही साथ हम सुन रहे हैं। तो रिजल्ट का इंतजार कब तक करना होगा युवाओं को? देखिए, जो आरंभिक संकेत है उसका मैं 2 उदाहरण देता हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कुल सदस्य संख्या 1 लाख से कम हुआ करती थी, जो कि जून 2014 में यह संख्या 2,67,000 हो गई। ठीक तमिलनाडु में 3.5 लाख मेंबरशिप था, वो 7 लाख हो गया। तो आरंभिक संकेत यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक भूमि तैयार है। लोग इसे वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक शासक, वैकल्पिक नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। पार्टी वहां राकेश जी 1 मिनट रोकना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सही तरीके से प्लानिंग की है, फोकस बहुत सही है, विकास का नारा दिया गया है, युवा आजकल विकास चाहता है, हाईटेक हो गई है पूरी तरह से पार्टी, युवाओं के साथ होकर चल रही है, लोग मानकर चल रहे हैं कि सामने वाला जो मेरा नेता है वो मेरे बगल में खड़ा हो सकता है, मैं उसके साथ में खड़ा होकर आगे चल सकता हूं। नरेंद्र मोदी घर घर पहुंच रहे हैं और ये नारा बाकायदा दिया गया है, लेकिन लोग रिजल्ट चाहते हैं, उनको मिलेगा कब? देखिए, मैं इतना मानता हूं कि कोई सरकार जब काम करना शुरू करती है तो उसको एक निश्चित अवधि में कुछ डिलीवर करना पड़ता है और ये सभी सरकारों के सामने चुनौती होती है। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने भी ये चुनौती है। लेकिन आज लोगों की आस्था इस सरकार पर क्यों बनी हुई है? मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, आस्था बन चुकी है। लोगों को लगता है कि सरकार हमें कुछ देगी। इसका कारण है कि पूरी सरकार एक खास नियत से काम कर रही है और उस नियत में आपने देखा नौकरशाही, राजनीतिक स्तर पर जो सुधार किए गए वे सुधार बहुत बुनियादी सुधार हैं।
सिस्टम में जो लूप होल्स थे, आज प्रधानमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस लूप होल्स को बंद करने में कई तरह से अपने आप पर भी प्रतिबंध लगाया है। जिस आस्था और विश्वास की बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा, वो टूटता भी है, क्योंकि कालाधन का जो मुद्दा है उसमें साफ तौर पे देखा जाए, चुनावों से पहले जिस तरह से कहा गया था कि 100 दिन में कालाधन वापस आएगा, तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो दूसरे दल हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भैया ये झूठा जो बात है वो क्यों कही गई, और सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक मिली। देखिए, पहली बात तो है, कहीं भी हमारे मैनिफेस्टो में या नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में 100 दिन वाला जिक्र नहीं किया है। हाँ, कालाधन वापस आएगा, कालेधन के ऊपर हम बिल्कुल सख्ती से काम करेंगे, ये हमने कहा है, करेंगे भी। हमारे मैनिफेस्टो में टाइम फ्रेम नहीं है, मोदी जी भी नहीं कहा है, मगर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम कमिटेड हैं, कमिटेड रहेंगे और लेके भी आएंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फटकार का सवाल है, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट लिस्ट पहली आई थी 3 लोग, फिर 8 लोग हुए, वो कारोबारियों के नाम। सुप्रीम कोर्ट हमें कहे उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एसआईटी बनाया गया है, उस एसआईटी को 27/6/2014 अर्थात सरकार मई में बनी और जून में ही वो दस्तावेज हमने एसआईटी को दे दिया था। फटकार मिली अगले दिन। और आप ही के चैनल को एमबी शाह साहब ने जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो लिस्ट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से पहले आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो लिस्ट लिफाफे बंद करके एमबी शाह साहब को ही पकड़ाया था। संबित, आपको रोकना चाहूंगी, तो चलिए इस अभियान की शुरुआत। अभियान का नाम सशक्त भाजपा सशक्त भारत, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहले सदस्य होंगे, अपनी सदस्यता रिन्यू कराने के लिए पहुंच चुके हैं मंच पर। उनके साथ अमित शाह को आप देख सकते हैं, जो कि वहां पर बैठे हुए हैं। तो सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक ये अभियान चलेगा, और ऐसे गांव, जातियों, बूथ, क्षेत्रों में पार्टी को बढ़ाने की कोशिश है जहां पर पार्टी और संगठन की पहुंच थोड़ी कम है। 4 गुना ज्यादा सदस्य बनाना ये टारगेट है। बिल्कुल, और यहां हम आपको बता दें कि 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का एक तरह से अभियान है। जैसा कि कहा जा रहा है, पार्टी न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं। अभी तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनके पास लगभग 8.5 करोड़ की उनकी जो सदस्य संख्या है, यानी उसके भी पार जाना चाहती है। 4 गुना बढ़ाकर, यानी 10 करोड़ का टारगेट जो है वो बीजेपी का है। अब प्रधानमंत्री जो है विधिवत इसका सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इनकी सदस्यता रिन्यू होगी प्रधानमंत्री की। संबित, अगर आप समझा पाएं क्या कुछ होने वाला है अभी इस प्रोग्राम में। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं कार्यालय। जो पहला रिन्यूअल सदस्यता का होगा, जैसे कि हमारा संविधान 6 वर्षों में हम सबको रिन्यू करने को कहता है, अपनी सदस्यता को हम 6 वर्षों में रिन्यू करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी अपनी सदस्यता को रिन्यू करेंगे। पहले जो एक टोल फ्री नंबर है, उस पर खुद प्रधानमंत्री जी फोन करेंगे। फोन करने के पश्चात उनके पास दूसरा नंबर आएगा जिस पे उनको मैसेज करना होगा। मैसेज करने के बाद उनके पास एक बधाई का संदेश आएगा कि आपका जो मेंबरशिप है वो रिन्यू हो चुका है, या अगर कोई पहली बार बन रहा हो तो उसको आएगा कि आप बन चुके हैं मेंबर, और ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस प्रकार के पूरे प्रक्रिया को खुद प्रधानमंत्री पहली बार करेंगे और एक संदेश पूरे देश में भेजेंगे कि जो डेमोग्राफी के विषय में वो बात करते हैं, उसको डिविडेंड बनाने की बात करते हैं कि हमें डेमोग्राफी को आगे लेके डेवलपमेंट करना है। आओ हम सब एक होकर काम करें और विकास को आगे बढ़ाएं। आज हम वो सब देखने वाले हैं। ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल आपसे भी मैं करना चाहूंगी कि लोगों को साथ जोड़ना, संगठन को और ज्यादा मजबूत करना और बड़ा करना, ऐसे में लोगों की अपेक्षाएं और आपकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की बढ़ गई, क्योंकि विकास का नारा, और जिस तरीके से राकेश सिन्हा जी भी कह रहे थे कि एक आस्था बन गई है, लोगों की आस्था जुड़ती जा रही है, लेकिन उस आस्था में उसको बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल होगी। देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो हम आप नहीं जानते, लेकिन पहले क्या हुआ है ये हम आप जानते हैं। 2 ऐसे मैंडेट मिले हैं। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था और 1984 में राजीव गांधी को मिला। बहुत उम्मीदों के साथ जनता ने उनको चुनकर भेजा, और दोनों सरकारें 2.5-3 साल होते होते अलोकप्रिय होने लगी। तो क्यों होने लगी? क्योंकि जो प्रॉमिस करके आए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये भी सरकार, अगर अब जो इसने वायदा किया है, जो उम्मीदें जगाई हैं, उन उम्मीदों पर खरा अगर नहीं उतरेगी तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। जितनी उम्मीद का शिखर जितना ऊंचा होगा, निराशा उससे ऊंची होगी। तो ये बात मतलब कम इतिहास से अगर बीजेपी सबक ले तो उसको मानकर चलना चाहिए कि जो उम्मीद जगाई है उस पर खरा उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है उसके सामने। और संबित, साथ साथ ये भी बताएं कि पार्टी का काडर जो है वो मजबूत रहे, उसके लिए पार्टी क्या कुछ कर रही है?
देखिए, स्वाभाविक रूप से एक तो जिस प्रकार का नेतृत्व मिला पार्टी को, जिस प्रकार से पार्टी ने लोकसभा में और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हो रही है उसमें परफॉर्म कर रही है, यही अमृत का काम कर रही है पार्टी के कैडर के लिए। क्योंकि कैडर जब जमीन पे काम करता है तो उसे लगता है कि इसका नतीजा भी आना चाहिए, और जब सही नेतृत्व पार्टी को मिल जाता है तो कैडर को लगता है कि बस ये सोने पे सुहागा हो गया है, कि मैं सोना हूं तो जो हमारा नेतृत्व है वो सुहागा हमारे कारण से। तो ये जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है पार्टी के कैडर को ये जगा देता है, ये उसको एक तरह से ऊर्जावान बना देता है। और आज भाजपा में जिस प्रकार की ऊर्जा हम उसके कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं वो अद्वितीय है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। राकेश जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी, कांग्रेस का एक तरह से विकल्प बन चुकी है लोगों के लिए। ऐसे में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना जो है, नहीं लगता आपको कि एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, उससे पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और सदस्यता अभियान बढ़ रहा है, उसमें इसको पार्टी सदस्यों में लेयर्स क्रिएट करना पड़ेगा। कैडर्स और मास सपोर्ट और जो प्राइमरी मेंबर्स सहजता से बन रहे हैं उनके बीच में एक लेयर्स पार्टी को क्रिएट करने से जो कैडर की जो अपनी ट्रेंड कैडर्स हैं, जो अभी कैडर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं करने से पार्टी को कभी कभी क्षति भी उठानी पड़ती है। ये तो एक मेरी एक अवधारणा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज पार्टी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो डिस्पैरिटीज जो वेल्थ का है, डेवलपमेंट के साथ उस डिस्पैरिटीज को भरना, क्योंकि यह एक असंतोष पैदा करता है। आप डेवलपमेंट कर दें लेकिन यदि डिस्पैरिटीज बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा होता है, जिसकी बात जेडीयू के लोग समाजवाद के रूप में करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी का लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यह पार्टी डेवलपमेंट के साथ विचारधारा को भी आगे बढ़ाती है और बढ़ाएगी। जो आज दिखाई पड़ रहा है कि इतिहास के उन अवसरों को, उन नायकों को सामने लाया जा रहा है जिसे इतिहास ने हाशिए पर डाल दिया था। उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सरदार पटेल हैं कि सरदार पटेल को 1991 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यह मैं अपमान मानता हूं। सरदार पटेल का उदाहरण विश्व के इतिहास में दिया जाना चाहिए, ना कि बिस्मार्क से सरदार पटेल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। यह जो डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वह नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि इस देश की अस्मिता को पुनः एक नई परिभाषा दे रही है। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंच चुके हैं। सदस्यता अभियान की एक तरह से शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री खुद करेंगे।